Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of June 2020 Monday. So let's start with the Economic Times news analysis. Many of my students have asked me to explain the Economic Times in Hindi. So from today onwards, I'm starting this lecture into Hindi language so that you all can better understand the news. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1. इंडिया टू अर्ज रशिया टू रश डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल न्यूज़ से या इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ से एक्विटेंट रहते हैं, अवेयर रहते हैं, उनको पता होगा कि पिछले लास्ट ईयर में इंडिया ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम परचेज़ करने की डील करी थी, जिसके बाद बहुत सारी उसके साथ इश्यूज़ भी हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया के बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को वार्न भी किया था कि अगर इंडिया ने रशिया से ये डिफेंस सिस्टम खरीदा या एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा तो यूएसए इंडिया पर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देगा, क्योंकि उस समय यूएसए ने रशिया को यूएसए का एडवर्सरी कंट्री या एडवर्स कंट्री डिक्लेयर किया था और कहा था जितने भी जो कंट्रीज़ हैं अगर वो रशिया से किसी भी तरह की इकोनॉमिक डील करते हैं, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, तो उनको यूएसए का इकोनॉमिक सैंक्शन फेस करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे प्रेशर के बाद भी इंडिया ने इस डील को कंटिन्यू रखा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि उसका जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको इंडिया खरीदे, ना कि रशिया का S-400 सिस्टम। हालांकि इंडिया ने उस प्रेशर को फेस किया और अपनी डील जो रशिया के साथ थी वो कंटिन्यू रखी। अब चूंकि डील पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में हुई है, पिछले लास्ट ईयर में हुई है, तो उसकी जो डिलीवरी होनी है S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, वो इतनी जल्दी नहीं होनी, वो अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 21 में होनी है। और जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन बढ़ रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, बॉर्डर हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, उसको देखते हुए इंडिया ने फ़िलहाल के लिए रशिया से ये कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को डिलीवर कर दिया जाए। और जैसे कि अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 डे की विज़िट पर जा रहे हैं रशिया की, तो उस विज़िट में हो सकता है इस S-400 के डिलीवरी सिस्टम पर या डिलीवरी टाइम पर नेगोशिएशन हो। इस डिलीवरी सिस्टम के लिए इंडिया ने $5.4 बिलियन की कॉस्ट बेयर करी है, जिसमें कि उसने मैक्सिमम जो उसका लार्ज पोर्शन है पेमेंट का वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है। और एज़ पर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी ये S-400 जो सिस्टम है ये दिसंबर 2021 तक डिलीवर हो पाएगा इंडिया में, और फिर उसको इंस्टॉल होने में और पूरी तरह से ऑपरेट करने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए इंडिया ये चाहता है कि रशिया जो है वो अपनी इस डिलीवरी प्रोसेस को एक्सपीडाइट करे और इंडिया को जल्द से जल्द ये एंटी मिसाइल सिस्टम डिलीवर कर दे। क्यों अभी इंडिया इतनी जल्दी कर रहा है इस चीज़ को लेकर? क्योंकि बॉर्डर हॉस्टिलिटी बढ़ रही है। और अगर हम बात करें चाइना के डिफेंस सिस्टम की, तो चाइना के पास ऑलरेडी ये S-400 डिफेंस सिस्टम है, और अगर चाइना के पास ये डिफेंस सिस्टम है और चाइना उसको इंस्टॉल कर चुका है तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज है और इंडिया को उसके सिक्योरिटी फ्रंट पे चाइना से लैग करता है। इसीलिए इंडिया चाहता है कि इंडिया भी S-400 को एक्वायर करके एटलीस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे चाइना के बराबर आ जाए, अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट वॉर में या किसी तरह की फ़ाइट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली हो सकता है आपको रशिया से या यूएसए से और ज़्यादा डिफेंस डील इंडिया की देखने को मिले, क्योंकि आने वाले टाइम में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं जिस तरह से हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, Indian government has begun the process of filling all the gaps in defense preparedness। जो भी उसमें कमियां हैं डिफेंस को लेकर के, इक्विपमेंट्स को लेकर के, सोल्जर्स की सेफ्टी को लेकर के, एंटी मिसाइल सिस्टम को लेकर, बुलेट्स और एम्यूनेशंस को लेकर के, जितना भी जो गैप है प्रिपेयर्डनेस में उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट। तो हो सकता है इन अपकमिंग टाइम वी विल सी मोर डिफेंस डील्स विद रशिया एंड यूएसए। और ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो इंटेंशनली इस डिलीवरी को डीले कर रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। हालांकि रशिया की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। वो कह रहा है वो दिसंबर 2021 तक डिलीवर कर देगा, और जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी भी सप्लाई रशिया ही करेगा। इन केस उसका मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे उसकी सप्लाई भी रशिया करेगा। अगर हम S-400 सिस्टम की बात करें, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंटी मिसाइल सिस्टम, और ये स्ट्रैटेजिक और की रोल प्ले करेगा अगर इंडिया इसको एक्वायर कर सकता है। बीजिंग हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप विद मॉस्को, हैज़ ऑलरेडी एक्वायर S-400 सिस्टम।
और जिस तरह से चाइना और रशिया की जो क्लोजनेस है, डिफेंस टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, वो बढ़ रही हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के इंडिया इज़ वेरी एप्रीहेंसिव। और इंडिया इस सोच रहा है कि जितनी से जल्दी से जल्दी S-400 की डिलीवरी इंडिया को मिल जाए, तो जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक गैप्स है इन टर्म्स ऑफ एंटी मिसाइल सिस्टम या डिफेंस सिस्टम, वो चाइना के इक्विवेलेंट हो जाए। क्योंकि इंडिया का कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी एप्रीहेंशन है कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना हो सकता है अगर हॉस्टिलिटी बढ़े तो रशिया इंडिया को S-400 सप्लाई ना करे। ऑल दो अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट के टर्म्स में इंडिया मैक्सिमम और लार्ज पोर्शन ऑफ द पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय इंडिया। इंडिया ऑलरेडी बड़ा पेमेंट कर चुका है, जो पेमेंट उसको करना था डिफेंस सिस्टम को लेकर के, वो पेमेंट कुछ पार्ट बचा है, वो भी जब एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद उसका पेमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए इस अपकमिंग विजिट से पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपना बयान जारी करके कहा है कि रशिया को S-400 की डिलीवरी की प्रोसेस को एक्सपीडाइट कर देना चाहिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज चाइनीज गुड्स ट्रेड पैक्ट्स अंडर लेंस। अपनी डिपेंडेंस चाइना पे कम करने के लिए इंडिया डे टू डे नई नई पॉलिसीज़ को लेकर के आ रहा है। अब अंडर दिस न्यूज़ इंडिया इज़ गोइंग टू रिवाइज ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंडिया हैज़ साइंड विद अदर कंट्री मीन्स अदर देन चाइना। तो चाइना के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको FTA भी बोलते हैं। अब इंडिया उन सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा से रिव्यू करने जा रहा है इन ऑर्डर टू रिमूव द लूप होल्स, जो भी लूप होल्स हैं उन सारे FTA में, जिसको चाइना एक्सप्लॉइट करके इंडिया में अपना चीप प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है इनडायरेक्टली। एक तो डायरेक्ट इंपोर्ट होता है कि हमने चाइना से इंडिया में अपना सामान भेज दिया, एक होता है इनडायरेक्ट रूट जिसमें पहले चाइना अपना सामान या रॉ मटेरियल किसी फॉर्म में दूसरे कंट्री में भेजता है, से इट में भी बांग्लादेश, और फिर वो बांग्लादेश से दोबारा से इंपोर्ट होकर के इंडिया में आता है। तो इस चूँकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में FTA साइंड है, तो अगर हमने चाइना में कर्व लगा रखा है, चाइनीज़ कंपनीज़ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट में कर्व लगा रखा है, तो बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि चाइनीज़ फर्म्स जो हैं वो थर्ड रूट अडॉप्ट करेंगी। थर्ड रूट मीन्स वो किसी अदर कंट्री या ऐसे थर्ड कंट्री को सर्च करेंगी जिसके साथ इंडिया का FTA साइन है, और वो उस FTA को यूज़ करते हुए थर्ड कंट्री से अपने इंपोर्ट्स को इंडिया में सप्लाई करेंगी in order to maintain its input or in order to maintain its business। तो इसीलिए अब इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने जितने भी FTA हैं हमारे, जितने जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसने जितने भी FTA हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ हैं, उनका रिवीजन शुरू कर दिया है। उन ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो कस्टम में हमने एग्जम्पशन दे रखा है, जो ओरिजिन रूल, बेनिफिशियरी ओनरशिप रूल्स, इनको लेकर के जितने भी लॉज हैं उनमें एम्बिग्युटी सर्च कर रही है, लूप होल्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि उसको ओवरकम करके दोबारा से रीफ्रेम किया जा सके, जिससे कि जो चाइनीज़ फर्म्स हैं, जो चाइना है, वो किसी भी थर्ड रूट को अडॉप्ट ना कर सके इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए। और इवन इसी लाइन में, इसी पॉलिसी से अलाइन होकर के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने जितनी इंडिया में ऑलरेडी इंस्टॉल कैपेसिटी हैं अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत जो इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी हैं, उनकी भी डिटेल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि किसी भी तरह के इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर को या ओरिजिन रूल को की एम्बिग्विटी को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके बाय चाइनीज़ फर्म्स। और जो कंट्रीज़ स्क्रूटनी में हैं, जिन कंट्रीज़ के स्पेशली जिनके साथ हमारा जो FTA है वो स्क्रूटनी में है, वो सारे कंट्री कौन कौन से हैं? साउथ एशियन कंट्रीज़ अंडर द साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा के जो कंट्रीज़ हैं, आसियान ग्रुप के जो 10 कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज स्पेशली सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, जिनके साथ इंडिया का बाईलैटरल पैक्ट है और चाइना का भी बाईलैटरल पैक्ट है, ये सारे कंट्रीज़ इंडिया के रडार में ज़्यादा है। इन सारे कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया का ट्रेड अरेंजमेंट है, FTA अरेंजमेंट है, उसको ज़्यादा क्रिटिकली रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि इन्हीं मैक्सिमम कंट्रीज़ को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को यूज़ करके, श्रीलंका या सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इन सारे कंट्रीज़ को ही यूज़ करके चाइना जो है वो इंडिया में अपने इंपोर्ट्स को, अपने प्रोडक्ट को डंप करेगा। तो मैक्सिमम इन्हीं कंट्रीज़ के साथ जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट उसी को रिव्यू करने जा रही है। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के बीच में क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट है? इंडिया और चाइना के बीच में सिर्फ एक ही एग्रीमेंट है, उसको हम पहले भी बता चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ APTA। APTA स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट।
इसको बैंकॉक एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी स्क्रूटनी में है और बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दैट इन फ्यूचर इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और चाइना के अलावा साउथ कोरिया, बांग्लादेश, लाओस, श्रीलंका भी इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसीलिए ये सारे कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया में जो साफ्टा में जो कंट्रीज़ आ रहे हैं, ये सारे इंडिया के रडार में हैं, या इनसे जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको इंडिया रिव्यू करने जा रही है इन ऑर्डर टू चेक द चाइना फ्रॉम पंपिंग इट्स इन्वेस्टमेंट और इट्स प्रोडक्ट इनटू इंडियन मार्केट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, चाइना वेंडर बैन मे हर्ट एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। जैसा कि हमने अभी मॉर्निंग की बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि वोडाफोन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर चाइनीज़ वेंडर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर देती है इन सप्लाई ऑफ 4G इक्विपमेंट। उस केस में वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को 600 से लेकर के 950 मिलियन या डॉलर 300 मिलियन का पेमेंट चाइनीज़ वेंडर को करना पड़ेगा, जो कि इनका इस फाइनेंशियल ईयर में ड्यू है, स्पेशली हुआवे और ZTE को, जिसकी वजह से वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनीज पर और बर्डन पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि AGR ड्यूज़ के बाद में, स्पेक्ट्रम ड्यूज़ के बाद में जो परसेंटेज है उसका AGR का पेनाल्टी का, उसको देने के बाद में वोडाफोन पर फिर ये हुआवे और ZTE का जो ड्यूज़ है उसको क्लियर करना अब इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। तो अगर चाइनीज़ वेंडर बैन होते हैं 4G इक्विपमेंट की सप्लाई से, तो ये कंडीशन वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पे एक नई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस डालेगी, जिससे ओवरकम कर पाना कंपनीज़ के लिए इस पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो जो हुआवे हैं और ZTE के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव हैं, उनका ये कहना है कि अगर चाइना को बैन कर दिया जाता है, ZTE हुआवे को बैन कर दिया जाता है 4G इक्विपमेंट की सप्लाई से, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, वो इमीडिएटली इंडियन मार्केट को लीव करेंगे, स्टेप आउट करेंगे और जिनके जितने भी ड्यूज़ हैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पे, उसको वो तुरंत क्लियर करेंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है वोडाफोन आइडिया पे एक नया फाइनेंशियल प्रेशर आए। हालांकि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वोडाफोन आइडिया, उनका ये कहना है कि अभी तक इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के साइड से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया गया है उन कंपनीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या चाइनीज़ कंपनीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए। तो फिलहाल के लिए जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बैन द हुआवे एंड ZTE, दे आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। और अगर हम ड्यूज़ की बात करें, वोडाफोन आइडियाज़ वेंडर पेबल टू हुआवे एंड ZTE आर एस्टिमेटेड टू $450 मिलियन एंड $150 to 200 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो दोनों कंपनीज़ में अगर हम देखें तो मिला करके करीब 600 से 700 मिलियन डॉलर का ड्यूज़ जो है वो वोडाफोन पर अकेले है, वाइल एयरटेल इज़ रेकॉन टू ओ हुआवे अराउंड $300 मिलियन फॉर नेटवर्क गियर परचेजेस। और इन सब ड्यूज़ के अलावा अगर हुआवे और ZTE को बैन किया जाता है तो कुछ ज़्यादा पेनाल्टी ऑफ पोटेंशियल पेनाल्टीज़ भी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल फेस कर सकती हैं फॉर प्री मैच्योर कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेज सर्विस एंड असेट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद चाइनीज़ फर्म्स। तो ये जितनी चाइनीज़ फर्म्स हैं ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ज़रूर जाएंगी अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई ऑर्डर लाती है और भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया को बैन करती है चाइनीज़ गियर 4G इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो एक्सपर्ट आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि ये चाइनीज़ कंपनीज बेसिकली हुआवे और ZTE इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फोरम में जाएंगी इन ऑर्डर टू get the potential penalties for premature cancellation of ऑर्डर्स, जो कि ऑर्डर पहले दे चुके हैं कंपनीज, अगर उसे कैंसिल, क्योंकि अब जब भी जाएंगे तो उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा और कैंसिल करने के लिए फिर उसके लिए ये ZTE और हुआवे बहुत बड़ा अमाउंट पेनाल्टीज़ का मांगेंगी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनीज़ के लिए। तो ये एक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनके सामने खड़ी हो सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी चाइना से ओवरकम कर पाना या चाइनीज़ फर्म को इंडियन मार्केट से हटा पाना या चाइना से अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस ख़त्म कर पाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे आर्बिट्रेशन भी हो सकते हैं, बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज़ में। तो
अब एक एक स्टेप जो गवर्नमेंट लेगी वो बहुत सोच समझ के लेगी, इसीलिए शायद अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया है गया है इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में, इस ऑर्डर के कंटेक्स्ट में। अभी तक नीति आयोग और गवर्नमेंट केवल एक सजेस्टिव पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो सजेस्ट कर रहे हैं कंपनीज़ को, कोई भी ऑफिशियल या रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिर इंडिया को बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स या आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल फोरम्स में फेस करने पड़े। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4, चाइनीज़ ऑटो कंपनीज टू एम्प्लॉय मोस्टली लोकल्स एट इंडियन यूनिट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हर दिन नए नए मेजर्स ले रही है चाइना की प्रेजेंस को ख़त्म करने के लिए इंडियन मार्केट में। तो अब जो चाइना की कंपनीज़ हैं वो अब डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रही हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर प्रेजेंस इन इंडियन इकोनॉमी। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि जितनी भी चाइनीज़ ऑटो कंपनीज़ है, स्पेशली चाइनीज़ ऑटो कंपनीज़ ज़्यादा यूज़ कर रही हैं इस चीज़ को, वो इंडियंस को ही हायर कर रही हैं अपनी लोकल इंडियन यूनिट्स में, मतलब मैक्सिमम इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं अपनी ऑल इंडियन फैसिलिटीज़ में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई मेजर लेती है, पॉलिसी मेजर लेती है, या ऐसा कोई अनाउंसमेंट करती है कि सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडिया छोड़ना पड़ेगा या इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, या हम अपने IT इक्विपमेंट्स को उनसे ख़रीदना बंद कर देंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको पार्टिसिपेट करने से बंद कर देंगे, मशीनरी हैवी मशीनरी के सेगमेंट में उनको बिडिंग लगाने से मना कर देंगे, तो उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा ऑप्शन रहेगा कि अगर हम इंडिया छोड़ के गए तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि अगर चाइनीज़ फर्म्स जाती हैं इंडिया छोड़ करके तो उनके जाने से, उनके प्लांट के शट डाउन होने से बहुत सारे या लार्ज सेक्शन में जो इंडियंस हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और हो सकता है वो फ़िलहाल के लिए इस डिसीजन को टाल दे इंडियन गवर्नमेंट, जो चाइनीज़ फर्म्स के अगेंस्ट जो कर्व लगाया जा रहा है। इसीलिए जो चाइना में जो चाइनीज़ ऑटो मेकर्स हैं, दे आर प्लेइंग सेफ। व्हाट कंपनीज आर डूइंग? कंपनीज आर फिलिंग अप द पोजीशन फ्रॉम फैक्ट्री फ्लोर टू बोर्ड रूम्स प्रीडोमिनेंटली विद इंडियन। दिस स्ट्रैटेजी इवन बिफोर करंट बॉर्डर स्किमिशेस। हालांकि ये बॉर्डर स्किमिशेस के बाद नहीं है, बॉर्डर हॉस्टिलिटी के बाद नहीं है, स्ट्रैटेजी बहुत पहले से फॉलो हो रही थी, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ कंपनीज़ ना कहीं रियलाइज़ कर चुकी थी कि कोविड-19 के बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड अदर यूरोपियन नेशंस चाइना के अगेंस्ट जो है वो मिसट्रस्ट जनरेट हो रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा एक कैंपेन चलाया जाए या ऐसा कोई वेव आए जिसमें चाइनीज़ कंपनीज़ को, चाइनीज़ फर्म्स को कर्ब किया जाए, बैन किया जाए पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर कंपनी में, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ ऑटोमोबाइल कंपनीज़, स्पेशली ऑटो पार्ट मेकिंग कंपनीज़, इन्होंने बहुत पहले से ही इंडियंस को हायर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चाइनीज़ फर्म्स ये बिलीव करती हैं कि हाई लेवल ऑफ लोकल एनवायरनमेंट इज़ क्रूशल फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स। क्योंकि अगर आप इन चाइनीज़ फर्म्स हैं, इंडिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपने बहुत सारे इंडियंस को जॉब दे रखी है, से 3,000 4,000 आपने इंडियंस को जॉब दे रखी है, तो आपकी कंपनी को बंद करने से पहले, उसको शट डाउन करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जो 3,000 4,000 लोग अनएम्प्लॉय होंगे इस पर्टिकुलर चाइनीज़ फर्म्स के बंद होने के से या यहाँ के जाने से, उनका गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस का क्या अरेंजमेंट होगा। इसीलिए गवर्नमेंट पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा। दैट इज़ वाई चाइनीज़ ऑटो मेकर्स आर प्लेइंग सेफ विद हायरिंग द लोकल इन Indian market. MG Motor India, the first Chinese owned automakers to launch full-fledged operation in India and has 99.5% Indian on rolls. तो उसकी जो पे रोल है उसमें 99.5% केवल इंडियंस ही हैं. It means MG Motor is emerging as a largest employment provider. Great Wall Motors, Photon and BYD, which are various stages of entering in India, are also adopting the similar strategy with minimum Chinese presence on their payroll. तो ये सारी चाइनीज़ फर्म से जानती हैं कि अगर इंडियन को एम्प्लॉय करेंगे अपने पेरोल पे, इंडियन लेबर को रखेंगे, तो इंडिया गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी को जल्दी से बंद कर पाना या शॉर्ट टर्म में शट डाउन कर पाना. तो अब चाइनीज़ फर्म इस तरह की स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट कर रही हैं. क्वांटम की बात करें तो 1,700 लोग जो MG मोटर में एम्प्लॉयड हैं इंडिया के प्लांट में, उसमें से केवल 14 जो हैं वो बाहर से आए हुए एक्सपाट्रिएट्स हैं.
और जितने भी लोकल डिसीजंस हैं, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, जॉब, जितने भी डिसीजंस हैं जो लिए जा रहे हैं वो सारे डिसीजंस इंडियंस ही ले रहे हैं एमजी मोटर्स में, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। तो लोकल्स को हायर करके, इंडियंस को हायर करके जो चाइनीज़ फर्म्स हैं वो ये भी शो कर रही कि दे आर फेवरिंग मोर लोकल इंडिविजुअल्स एंड इंटरनेशनल or multinational expatriates. So they are creating their image as a largest job providers. Being local means remaining relevant for investment, jobs, supporting suppliers and having a strong brand community bond with India. और इसी तरह ग्रेट वॉल मोटर्स में भी 90% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडियंस ही हैं, कुछ ही केवल क्रिटिकल पोजीशंस पर चाइनीज़ हायर किए हुए हैं। उनका अपना एक कंसर्न है कि जो लोकल्स हैं, जो लोकल इंडियंस हैं, वो लोकल मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, लोकल कस्टमर की डिमांड को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर लोकल्स को हायर कर सकते हैं। It will be easier for them to interact with dealers, vendors. Besides, it is too expensive to bring Chinese expats, as said by the one of the officials of company. तो उनके अपने अलग कंसर्न है, वो अलग अपने इस चीज़ को अपने अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, बट जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द कर्व फ्रॉम इंडिया, ऑल दीज चाइनीज फर्म्स आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी टू हायर इंडियन लोकल्स। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं। प्लेइंग सेफ, चाइनीज ऑटो मेकर्स आर रिक्रूटिंग मोर इंडियंस बोथ एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और सीनियर मैनेजमेंट। एमजी मोटर, ग्रेट वॉल्स, फोटोन, BYD और अलाइनिंग देयर बिजनेस प्लानिंग टू दिस रियलिटी। तो अब इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे ओवरकम करेगी? क्या ऐसी चाइनीज़ फर्म्स को बंद कर देगी जिससे कि 10,000 और कई ज़्यादा जो 20,000 तक एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट के, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएं? और अगर अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनके लिए फिर क्या अरेंजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी? ये बहुत सारे क्रूशल आंसर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंसर करने पड़ेंगे बिफोर शट डाउनिंग और बिफोर शटिंग द एनी चाइनीज़ कंपनीज और बिफोर imposing any curb on automobile manufacturers. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5, हाउ मच डू वी टैक्स ऑक्सीजन, जीएसटी कोड इजंट क्लियर अबाउट इट। अब इस कोविड-19 की सिचुएशन में कुछ सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, सैनिटाइज़र, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर जो जीएसटी इम्पोज होती है इनमें, उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं कंपनीज के माइंड में जो एक्चुअली इसके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। एज सेवरल सोसाइटीज़, कंपनीज एंड इंडिविजुअल रशेस टू बाई ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड सैनिटाइजर एमिड द coronavirus pandemic, companies manufacturing are faced with the product categorization issues under the goods and service tax regime. अब बात करें कंपनीज़ का, ये कहना है कि अब तो मोस्टली अगर देखा जाए तो कंटेनर में दे आर सेलिंग द एयर। कंटेनर तो वो सेल नहीं कर रही, कंटेनर के अंदर जो ऑक्सीजन की एयर है, जो जस्ट एयर है, वो सेल कर रहे हैं, जो कि इसेंशियल आइटम है और एक इसेंशियल मेडिकेशन है, प्रोडक्ट है। क्या है, उसको कैसे सेल आउट किया जाए, वो जीएसटी के किस स्लैब में फॉल करेगा, वेदर 12% स्लैब में फॉल करेगा, 18% स्लैब में फॉल करेगा। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर वेरी confused about it. What should be the GST for sanitizer? 12% as charge on medicament और 18% as charge on कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो अगर उसको मेडिकल की तरह सैनिटाइज़र को ट्रीट किया जाए तो 12% का जीएसटी उस पर आएगा। अगर उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाए, एफएमसीजी की तरह, तो उस पर आएगा 18% का जीएसटी। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं गैस, जो ऑक्सीजन के और जो सैनिटाइज़र के, दे आर कन्फ्यूज, और बहुत कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर कि 12% जीएसटी लगाई जाए कि 18% जीएसटी लगाई जाए। और जीएसटी लॉ जब भी आया था रेजिम में, तो इसमें हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि जो प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन था वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। और एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, इसने इस प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन की प्रोसेस को या इस फ्रेमवर्क को और ज़्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन बना करके सामने ला दिया है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। इन मैनी केसेस जीएसटी रेट्स पेड ऑन अ सेम प्रोडक्ट बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर इज डिफरेंट। और इवन तो कई बार तो ऐसा हो रहा है कि एक ही प्रोडक्ट है पर अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उस पर अलग अलग तरह का जीएसटी लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लैरिटी है ही नहीं। इतना कन्फ्यूजन है टैक्सेशन को लेकर के, स्पेशली मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गए, सैनिटाइज़र हो गए, इनको लेकर के कि कहीं पर 12% का टैक्स लग रहा है, कहीं पर 18% का टैक्स लग रहा है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 12% का लगता है टैक्स, और अदर ऑक्सीजन की बात करें जो किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उस पर 18% का टैक्स लग रहा है। तो अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो 12% के टैक्स से ऑक्सीजन सिलेंडर को बेच रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो 12% या 18% के। तो बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर कि 12 कि 18।
जिसकी वजह से जो रेट रैशनलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रोडक्ट जो गुड्स कैटेगराइजेशन है वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि प्रॉपर गुड कैटेगराइजेशन हो कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज किस स्लैब में फॉल करेंगे, क्लैशेस ना हो इन दोनों कई दो कैटेगरीज के बीच में, या ओवरलैप ना हो। सैनिटाइज़र कंज्यूमर गुड्स में फॉल कर रहा है कि मेडिकल गुड्स में फॉल कर रहा है, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। गैस सिलेंडर कमर्शियल यूज़ में फ़ाइल करा ऑक्सीजन का कि मेडिकल यूज़ में भी में आएगा, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन द ऑर्डर बाय द अथॉरिटीज़ ऑफ फॉर एडवांस रूलिंग AARs, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अथॉरिटीज़ फॉर एडवांस रूलिंग क्या है। इन द पास्ट 1 month seem to have added to the confusion on several products such as पराठा एंड आइसक्रीम्स। फूड आइटम्स को लेकर भी कई सारे कन्फ्यूजन है माइंड में। अगर रूलिंग्स की बात करें तो राजस्थान AAR ने GST को लेकर के एक रूलिंग दी थी जिसमें उसने अपील किया था GST रेट 18% ऑन मेहंदी पाउडर ऑन द प्रमाइसेस दैट हिना पाउडर क्वालिफाइड एज अ हेयर डाई व्हेन पैक्ड इन कोन्स मेहंदी ट्रिगर्ड ओनली 5% GST रेट। तो अगर आप पाउडर के फॉर्म में मेहंदी को लेंगे तो आप उस पर 18% GST देंगे। अगर आप कोन के फॉर्म में मेहंदी ले रहे हैं तो आप उसमें 5% GST देंगे। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहे हैं। और इवन इस पैंडमिक की सिचुएशन में जिस समय ये सैनिटाइज़र, ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर्स, ये बहुत इसेंशियल आइटम्स के तौर पे सामने आए हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन पे इस तरह का टैक्स को लेकर के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स के माइंड में भी एज वेल एज सप्लायर्स के माइंड में भी। क्योंकि इस समय गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू रैशनलाइजेशन करना है, रिसोर्स का रैशनलाइजेशन करना, तो वेस्टेज किसी को भी नहीं करना एक पैसे का। और जहाँ पर इतना कन्फ्यूजन है, किसी से आप 12 रुपये ले रहे हैं, किसी से आप 18 रुपये ले रहे हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6, ICT गुड्स जापान ताइवान EU सीक्स एजुकेशन। वही न्यूज़ फिर से आ गई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंडिया अपना रिलायंस ख़त्म करेगा इस इतनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म का जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के जो इक्विपमेंट्स है, तो हो सकता है बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं या कंपनीज़ जो हैं वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी में जाएँ। तो अब इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग वही हुआ। European Union, Japan and Taiwan have asked the World Trade Organization to set up an adjudication panel over India's custom duty on import of certain information and communication technology products including mobile phones, कि सबसे बड़ा रीज़न है इस डिस्प्यूट का। तो जितनी भी जो कंपनीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन से बिलोंग करती हैं, जापान से बिलोंग करती हैं, जिनका ताइवान से बिलोंग करती हैं, हमने डिस्कस किया है कौन कौन सी, जो स्पेशली 4G इक्विपमेंट सप्लाईज़ में। तो अब वो सारी कंपनीज़ ने अपनी अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि जो इंडिया कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहा है, जो हम रिलायंस ख़त्म कर रहा है इंडिया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया प्रेफरेंस दे रहा है। तो अब ये सारे कंपनीज़ जो कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने इंडिया की शिकायत कर दी है फाइनली WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके इंडिया के अगेंस्ट एजुडिकेशन पैनल मोस्ट लाइकली फॉर्म हो जाएगा। और ये केस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा और कहा जा रहा है कि ये इसकी जो रिक्वेस्ट है ये नेक्स्ट वीक में इसकी हेयरिंग होगी और प्रॉबेबली एक एजुडिकेशन फाइल हो ही जाएगा, क्योंकि WTO में बहुत ज़्यादा एलिगेशन है कि वो जो डेवलप नेशंस हैं उनके फेवर में उसके वर्डिक्ट आते हैं। तो अब ये डिस्प्यूट जो है वो इंडिया के लिए इसमें बहुत क्रूशल है। क्यों क्रूशल है? क्योंकि अगर इंडिया इस डिस्प्यूट में लूज़ करता है, हारता है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो चाइना को मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर WTO ने ये कह दिया कि जो इंडिया ने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, जो इंडिया अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफर कर रहा है, जो फॉरेन प्लेयर्स को मार्केट से हटा रहा है, कर्ब कर रहा है उनको, जो वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज को बोल रहा है कि आप अपने 4G इक्विपमेंट्स में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफर करो, तो अगर इंडिया हारता है इस केस में तो ये सारे जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है ये रिवोक हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, और सारे फॉरेन प्लेयर्स को स्पेशली इन केस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
इंडिया में वो उनको ऑपरेट करने की फ्रीडम मिल जाएगी, जिससे जो इंडिया फ़िलहाल जो अपना इंपोर्ट ख़त्म करना चाह रहा है चाइना से लेकर के, वो ख़त्म नहीं होगा. लूजिंग इट विल डायरेक्टली बेनिफिट चाइना फ्रॉम वेयर इंडिया इम्पोर्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट पार्ट वर्थ $3.4 billion and mobile phones worth $665.21 million in April and February period of financial year 20. तो अगर इंडिया ये हारता है तो यूरोपियन जो यूनियन है, जापान है, ताइवान है, उनकी कंट्रीज़ को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइनीज़ फर्म्स को मिलेगा, स्पेशली हुआवे और ZTE को, जिनका बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन है, मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और 4G इक्विपमेंट्स. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इन सारे इश्यूज़ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, जो 4G इक्विपमेंट में चाइनीज़ फर्म्स को बैन करने का डिसीजन लिया है, जो डायरेक्शन दिया है अपने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, उसको लेकर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूसली डिस्कशन में है इंडिया से. लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैनल फॉर्म करने के लिए कभी भी WTO में एप्लीकेशन नहीं दिया है. और किया दिया किसने? यूरोपियन यूनियन, ताइवान और अदर कंट्रीज़ ने. चाइना ने अभी तक कोई भी किसी भी तरह का कोई केस इंडिया पर WTO में फाइल नहीं किया जा रहा. जब हालांकि एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि चाइना जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, बट चाइना के अलावा बाकी सारे कंट्रीज़ गए. तो इस डिस्प्यूट में चाइना एक ऐसा थर्ड पार्टी इमर्ज होगा जिसको डिस्प्यूट से थर्ड पार्टी के रूप में फ़ायदा होगा, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस केस में. लेकिन अगर केस इंडिया हारती है तो थर्ड पार्टी के रूप में चाइना को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा. हांगकांग इज़ द नेक्स्ट बिग सोर्स फॉर दिस प्रोडक्ट with export worth $2.13 billion and 45.75 million under the two heads to India. और चाइना के बाद में वियतनाम और सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ है जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनको भी इस वर्डिक्ट से फ़ायदा होगा अगर इंडिया ये केस WTO के रेजोल्यूशन पैनल में हार जाता है. और जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइना, हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर, इनका सबसे ज़्यादा शेयर है इंडियन मोबाइल फ़ोन्स में या टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में. तो इन सारे कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा. EU, चाइना, US एंड 5 अदर एलिज्ड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन देयर ITC मोबाइल एंड फ़ोन एक्सपोर्ट. इन सारे कंट्रीज़ को जो इंडिया का जो कस्टम ड्यूटी है, जो इंडिया ने ITC का जो रिलायंस है वो फॉरेन कंपनीज़ पर, फॉरेन प्लेयर्स पर कम करने की जो बात कही थी, उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन, चाइना, US, इसी तरह के अदर जो कंट्री, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला था. और गया कौन इसको लेकर के? यूरोपियन यूनियन, ताइवान और जापान ने फ़िलहाल WTO का दरवाज़ा खटखटाया है. इंडिया के पास कुछ अपने दलील होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो इंडिया रखेगा. हालांकि पैनल का एस्टैब्लिशमेंट की जो रिक्वेस्ट है ये WTO नेक्स्ट वीक में इसकी हेयरिंग होगी, तो ये देखना है कि क्या पैनल फॉर्म होता है. और अगर पैनल फॉर्म हो गया तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि इंडिया ये केस हार जाएगा. तो इंडिया के लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपने आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट है, मिशन है, उसको एग्जीक्यूट करना, इंडिया की डिपेंडेंस चाइनीज़ प्रोडक्ट पे कम करना, स्पेशली इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो आज के न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही स्टूडेंट. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.